चलो फिर ये वाला हो गया क्लियर सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, two balls of same masses start moving towards each other due to gravitational attraction. If the initial distance between them is L, then they meet at. ठीक है, ये वाला आंसर किया है किसी ने? बताओ। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई दो बॉल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, एंड उनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर उनका इनिशियल डिस्टेंस जो है वो एल है, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो एल अगर इनिशियल डिस्टेंस है, तो आपको ही बताना है कि भाई वो कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो L/2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पर ये ऐसा कुछ केस है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये L/2 पे इसलिए मिलेंगे बिकॉज इनका जो फोर्स है वो जो लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। और कल भी जब हमने एक बोट वाला क्वेश्चन किया था, कल क्या था पता नहीं, परसों क्या था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइक जब भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा सिस्टम पे, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो वो चेंज नहीं होने वाला। और ये जो अगर ये मूव करना स्टार्ट करते तो मिलेंगे अपने सेंटर ऑफ मास पर ही, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है मतलब एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है। अब जीरो इसलिए बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो ये जो मीट करेंगे ये L/2 डिस्टेंस पे करेंगे बिकॉज L/2 डिस्टेंस पे इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, इस सिस्टम का। इसको ऐसे करना है। क्लियर है सभी को? अच्छा, नेक्स्ट वाला बताओ फिर, इसी के बेस पे। Two particle A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. At that at the instant when the speed of A is v and the speed of B is 2v, the speed of center of mass of the system is। ये तो आसान है, बताओ। ए, ठीक है, ठीक है, और बाकी लोग? देखो इस केस में भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब फिर से वही ग्रेविटेशन फोर्स वाला केस आ गया। तो इसका मतलब है कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होगा तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी जीरो रहेगा, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको जो है ना दो पार्टिकल्स की आपको वेलोसिटी जो भी दी हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। बिकॉज जब वो रेस्ट पे थे एंड रेस्ट के बाद वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो रेस्ट पे अगर वो थे पहले, तो वी इनिशियल जो है सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। और जब अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि वो भी जीरो रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। क्लियर हो गया? ये बाकी लोग कहाँ गए भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The position vector of the center of mass RCM of an asymmetric uniform bar of negligible area of cross section as shown in the figure. बताओ किया ये वाला? ये तो इजी था। ए है इसका। ठीक है, ए है। अब किसने नहीं किया ये वाला वो भी बता दो। कनिष्का आपने किया है? नहीं सर। देखो, आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको मान लो, जो भी यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म बार दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बोला कि भाई इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो देखो जो बार दिया है ना, वो जो आपको डार्क लाइन जो दिख रही है, बोल्ड लाइन, वही आपका बार है। ठीक है, तो बार जो है उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके की है, ऐसे, फिर उसके बाद नीचे ऐसे, फिर ऐसे, बस इतना क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, मतलब इतना दिया है बार, जिसका आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एल पॉइंट दिया है, ये 2L वाला पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे 3L है। ठीक है, और ये वाला भी L है यहाँ तक, ये 2 मीटर है, ये M मतलब 2M है, ये मास है, ठीक है, मीटर नहीं है, मास है, ये M है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, लेंथ दी है, मासेस दिए हैं। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये क्या हो जाता है, M1x1। ठीक है, M1 आपने क्या ले लिया, 2M ले लिया। ठीक है, और x1 का मतलब है कि 2M वाला जो मास है उसकी लेंथ कितनी है। एक सेकेंड रुको, हाँ। ठीक है, तो आपको देखो क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन मान रहा हूं मैं, इसको मैं फर्स्ट क्रॉस सेक्शन मान रहा हूँ। ये वाला जो बार का क्रॉस सेक्शन है, इसे सेकंड वाला क्रॉस सेक्शन माना, और यहां से लेके यहां तक जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, वो आपका थर्ड क्रॉस सेक्शन हो गया। क्या इतनी चीज सभी को समझ आ रही है कि इस पूरे बार का एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, और एक टुकड़ा ये है। ठीक है, इसके 3 टुकड़े आपने कर लिए। ठीक है, तो जब आप ये 3 पीसेस में इसको तोड़ देते हो, लाइक एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, 3 पीसेस हो गए। अब पहले वाले टुकड़े का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इसके बीचों बीच में होगा। ठीक है, यहां पर होगा। इस टुकड़े का कहां पर होगा, यहां पर होगा। और इस वाले थर्ड वाले पीस का कहां होगा, यहां पर होगा। ठीक है, अब आप इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहो तो यहां पहले से लिख लो। अब ये जो फर्स्ट वाला आपको टुकड़ा दिख रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ। कशिश बताओ। स्नेहा। एल। ठीक है, भाई इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एल ही तो है यहाँ पर।
सेंटर से जब आप देखोगे तो सेंटर पे भाई एक्स की दूरी कितनी है इस बार पे, एल के बराबर नहीं दिख रही है आपको, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, निकिता बताओ। निकिता, एल एल होगी, ठीक है भाई। ये बीच वाले इस पॉइंट की तो हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है भाई, एल दूरी पर है, और वाई एक्सिस पर देखोगे तो ये भी एल दूरी पर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट मिल जाएगा हमें एल कॉमा एल मिल गया। अब सेकंड वाले क्रॉस सेक्शन में बात करते हैं, इसके बीच में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, संजना, संजना, संजना बेस्ट आवाज आ रही है। 2l होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले बार का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2l होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई पर कितनी दूरी पर है यहाँ, एल एल कैसे होगा, एल तो पूरी ऊपर तक है ना, L/2 होगा ना, ध्यान से देखो भाई, एल ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है ये वाली, तो आधी दूरी कितनी होगी इसकी, L/2 होगी, ठीक है। अब तीसरे वाले सेक्शन पे आ जाओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पे, बताओ 2l और 3l के बीच में क्या आएगा, 5/2l या 2.5l भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, शिखा बताओ। 3l कैसे हो जाएगा भाई, ये बीच वाले पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3l कैसे हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ ना मैं तो, एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा शिखा, 3l कैसे हो जाएगा भाई, वो तो 3l तो एक्स एक्सिस पे है ना, 0 होगा भाई। ये जो सेंटर में आपको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इसकी वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है भाई, 0 तो है, क्योंकि वाई एक्सिस से बिल्कुल चिपका हुआ है, ये वाई एक्सिस पे बना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए अगर आपने एक बार किसी भी सेक्शन के, तो आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का पूरा काम लगभग हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा लो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, m1 आपने 2m ले लिया, और उसके बाद x1 यानी कि पहले वाले बार का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये l हो गया, l से मल्टीप्लाई किया, प्लस m2 मास आपने m ले लिया यहाँ पे, दूसरे वाले पीस का जो मास है इसका m है, इसका भी तीसरे वाले का भी m है, और पहले वाले का 2m है, ठीक है। तो m2x2 कितना है, 2l है, प्लस m3 मास कितना है, m ही है, और यहां पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 2.5l था, ठीक है। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि m2m प्लस m प्लस m, कितना हो जाएगा, ये 2ml हो गया, ये भी 2ml हो गया, ये 2.5ml हो गया, उसके बाद 4m हो गया ये, ठीक है। ऐड कर लो ऊपर वाले को, 2 2 4, और 4 और 2 6, 6.5 हो गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, 6.5 डिवाइडेड बाय 4l, इसको और कर सकते हैं, पॉइंट हटाया ऊपर से, नीचे 0 लगाया, 5 13 जा 65, 5 8 जा 40, कितना आ गया, 13/8l, ठीक है। अब 13/8l किस में मिला, हमें एक्स एक्सिस में मिला है। जब आप एग्जाम में कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करो
तो जब आपका एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ चुका है, ये पता है आपको किसकी वैल्यू है, एक्स सी एम की, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की, तो 13/8 L I कैप होगा। कोई भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है, आपको दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसी को देख के आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लौता एक ऐसा ऑप्शन ए वाला ही दिख रहा है जिसमें 13/8 L I कैप में हो या एक्स कैप में हो। ठीक है, बाकी किसी में भी 13/8 L नहीं है। अगर होता तब आपको दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा एग्जाम में ध्यान रखा करो, ऑप्शंस को यूज करके। ठीक है, अब इसी तरीके से आप YCM निकाल लेना, अपने आप निकाल लेना इसको। ठीक है, मैं नहीं बता रहा वैसे। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3। M1 और Y1 Y2 Y3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट है अब द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। बताओ भाई क्या आया इसका आंसर, ये तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 18 इसमें दिया है, वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, कितना है आंसर? स्नेहा, कामिनी, आस्था, आस्था क्या आया है आंसर? कनिष्का, अरे भाई आवाज नहीं आ रही है क्या? कनिष्का क्यों नहीं किया है आपने ये वाला? नहीं किया? वाओ। भाई ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया? अच्छा, किए ही नहीं है। तो स्नेहा क्यों नहीं किया आपने? निकिता, संजना, कामिनी, आपका क्या आया आंसर? कामिनी, ये क्यों नहीं किया है भाई, ये तो इस चैप्टर का है भी नहीं। मतलब इस चैप्टर में भले ही इसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना मोशन इन अ प्लेन में। तो मोशन इन अ प्लेन जब कल रिवाइज करा तो ये टॉपिक नहीं रिवाइज करा क्या, वेक्टर प्रोडक्ट? यार क्या कर रहे हो मतलब तुम लोग? इसके आगे नहीं किए। देखो, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। चलो यार, मैं नहीं बता रहा इसको, एक काम करोगे, जिसने नहीं करा है वो आज ट्राई करोगे, फिर नहीं होगा तो कल पूछ लेना ये वाला। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्यों नहीं आ रहा भाई? ऐसे ऐसे करना होता है, मैंने बताया नहीं था? इधर लिखो आई, इधर लिखो जे, इधर लिखो के। आई के नीचे आई वाले आ जाएंगे पहले ए के, मतलब ए वाले आ जाएंगे इधर, 2I कैप प्लस 1J कैप माइनस 1K कैप। फिर ये -1 और ये 2 हो जाएगा। फिर क्या करना होता, आई वाला लिखो। ठीक है, उसके बाद आई का रो, आई का कॉलम छोड़ दो, और बाकी के जो बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, 2 -1। फिर माइनस लेते थे जे का, और फिर क्या करते थे, जे का कॉलम जे का रो छोड़ देते थे, और जो बचते थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। फिर के का कॉलम और रो छोड़ दिया, और बाकी जो बचे
उनको माइनस कर दिया, बस यही तो करना था। आई, फिर ये कितना हो गया -3j, फिर ये कितना हो गया -k। कौन सा वाला है ऑप्शन? I -3j -k, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। इतना सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बताओ। अब नेक्स्ट वाला भी खुद कर लेना। टू वेक्टर p एंड q आर गिवन इन स्पेस, इसका ये दिया है p और q, और आपको एंगल बताना है। कर लोगे? अंजलि बताना जरा ये कैसे करेंगे। जिसमें दो वेक्टर p और q आपको दिए हुए हैं। p दिया है 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, और q वेक्टर दिया है -4i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप। तो आपको इसके बीच में एंगल बताना है, p और q वेक्टर के बीच में। बताओ कैसे करेंगे। स्नेहा बताओ जरा। स्नेहा, कामिनी आप बताओ जरा। कामिनी, यस सर। कैसे करेंगे ये? सर मैग्नीट्यूड निकाल के। किस चीज का मैग्नीट्यूड? सर दोनों वेक्टर्स का। और और फिर कॉस सर फिर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और डॉट प्रोडक्ट कौन निकालेगा? हाँ सर, मतलब वही डॉट प्रोडक्ट निकाल के फिर मैग्नीट्यूड निकाल के। ठीक है, तो भाई रिवीजन कर लो, ठीक है। अभी तो इतने ज्यादा चैप्टर भी नहीं हुए, जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे फिर रिवाइज कैसे करोगे? तो मैंने बताया नहीं था कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p डॉट q वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड, यही तो करना था। जब आपको a डॉट b पता है कि भाई a डॉट b जो है वो क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा होता है, सॉरी cos थीटा होता है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, वही तो यूज करना था। इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है? स्नेहा क्यों नहीं हो रहा भाई? हो गया तो बताया क्यों नहीं फिर? हो गया तो बी, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस तरफ होती है भाई एंगुलर वेलोसिटी? डी। और बाकी किसी ने नहीं किया क्या? भाई क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो फिर मैं दूंगा भी नहीं। बता दो क्या इच्छा है आप लोगों की। अगर क्वेश्चन नहीं करने हैं तो मेरे को कोई शौक नहीं है देने का, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके ढूंढ के फिर पीडीएफ उसकी बनानी पड़ती है। तो मैं फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। अंजलि क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं? एक भी किया है? भाई जिसे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं वो क्लास में मत आया करो प्लीज। नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास लीव करके चले जाओ और थोड़ा सा आराम करो, ठीक है। थोड़ी छुट्टियों छुट्टियों पे जाओ, छुट्टियां मनाओ। और ये सब तो क्या ही करना है क्वेश्चंस करके, इससे तो क्या ही मिलेगा। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है।
भाई अब जो नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन जो भी नहीं करके लाएगा प्लीज क्लास में मत आना, मैं फाइनल बोल दे रहा हूँ। और अगर किसी को भी नहीं करने तो मेरे को बता देना, मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा और मैं फिर ये सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है। देखो मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किए या नहीं किए, और जिसमें डाउट है वो पूछ लो, ठीक है। अगर मेरे को कोर्स ही करवाना होता ना तो लाइक मैं अभी तक पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवा चुका होता, बट इतना आराम आराम से इसीलिए चल रहे हैं ताकि दिमाग में कुछ घुस जाए और थोड़े प्रैक्टिस कर लो अपने आप भी, ताकि पेपर में क्वेश्चंस को कर पाओ। और अगर क्वेश्चंस करने ही नहीं है तो मैं फिर अब नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस नहीं दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करने अपने आप करते रहो। और जिसको डाउट जो भी पूछना होगा मेरे से एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेना फिर, ठीक है। सो बस अब ये फाइनल वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चंस नहीं करे होंगे तो क्लास में एक तो मत आना, और अगर मैक्सिमम बच्चों ने नहीं करे होंगे तो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। और जबकि ये तो कल दोपहर तक ही दे दिए थे मैंने शायद, अगर 1 घंटा भी बैठते तो शायद हो जाते क्वेश्चंस। तो देखो इसका जो आंसर है वो डी वाला है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की साइड होती है, क्लियर है। मान लो कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर ये इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लो इधर की तरफ इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इधर की तरफ ही इसका ओमेगा होगा, ओमेगा वेक्टर। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, इस तरीके से, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल होगी, पाथ के टेंजेंशियल होगी, जो सर्कुलर पाथ बन रहा होगा। और ओमेगा जो है वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह रिवॉल्व करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस k कैप, और लीनियर वेलोसिटी इसमें पॉइंट की दी है जिसमें पोजीशन वेक्टर आपको r दिया हुआ है 5 a कैप 5 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 6 k कैप। किया है किसी ने क्वेश्चन? v इक्वल टू आर ओमेगा किसी ने पढ़ा था कल? बी, बी नहीं है, गलत है बी, ठीक है। मतलब इस आंसर शीट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो यूज करना था, v इक्वल टू आर ओमेगा या v इक्वल टू ओमेगा, आपको मैंने बताया था। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होता है तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ध्यान रखना ये। अगर दो वेक्टर दिए हैं जिसमें आपको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वेक्टर दिया है और एक आपको उसका पोजीशन वेक्टर दिया है या रेडियस वेक्टर दिया है जिसे बोल सकते हो, तो अगर आपको लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर कैलकुलेट करना है तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r करोगे, ओमेगा की वैल्यू दी है, r की वैल्यू दी है, आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, इसको खुद से कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी, बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। समझ आ रही है बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, a circular plate rotating about its axis with angular speed omega is placed lightly without any translational push on a perfectly frictionless table. The radius of the disk is capital R. Let VA, VB and VC be the magnitude of linear velocity of the points A, B and C on the disk as shown. Then तो आपसे ये रिलेशन पूछा कि भाई इसमें से कौन सा वाला रिलेशन सही होगा, ठीक है। तो VA, VB और VC आपको वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो आपसे जो रिलेशन है वो यहाँ पर VA, VB और VC में ही पूछा गया है, और ओमेगा जो है वो यहाँ पर
आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बता दो जरा पहले, मान लो ये अगर सपोज ये सर्कुलर डिस्क की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज इसका सेंटर हो गया, और लाइक यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो क्या यहाँ यहाँ और मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो क्या तीनों पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी या बराबर होगी? पहली चीज तो मेरे को ये बता दो। बताओ भाई। तीन पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या वो सेम होगी या अलग अलग होगी? अगर ये प्लेट जो है वो ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सेम। और बाकी स्नेहा, कनिष्का, सेम। ठीक है, तो देखो सेम होगी, ये चीज ध्यान रखना। लाइक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि भाई सारे पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको रिलेशन बताना है वो इसकी लीनियर वेलोसिटी के बीच में बताना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो आपको सर्कुलर प्लेट दी है, यहाँ पर मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, लाइक ये सर्कल आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे इसके सेंटर पे आपका ये क्या हो गया, पॉइंट ओ दिया इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ए इसके सरकमफेरेंस पे दिया हुआ है, और ठीक बीचों बीच में यहाँ पर इसके पॉइंट सी दिया हुआ है। अब बीचों बीच में कैसी दी है ये कैसे पता लगा? बिकॉज ये जो डिस्टेंस इन्होंने दी है फिगर में, ये r/2 है। तो भाई ओ से ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा, जो कि इसकी रेडियस होगी। तो अगर ओ से सी r/2 है, मतलब उसका आधा हो गया, और सी से ए ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका r/2 हो जाएगा। और ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो आपकी r हो जाएगी। ठीक है, ओ से ए कितना हो गया, r हो गया, और ओ सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको एक रिलेशन अभी जो अपने पिछले क्वेश्चन में करा कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है या ओमेगा आर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आपको r मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, r का मतलब क्या, बेसिकली रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको उसका वेक्टर नहीं दिया है तो मतलब ये एक स्केलर है। ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तब आप ऐसे करोगे। अदरवाइज अगर r और ओमेगा आपको दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, तो उस केस में जो v वेक्टर होता है वो आपका ओमेगा क्रॉस r होता है। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। और हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने ये ओमेगा क्रॉस आर आपको यहाँ पर बताया था, तो ये ओमेगा क्रॉस आर ही होगा। अगर आप आर क्रॉस ओमेगा यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू अलग आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर जो आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो आर क्रॉस ओमेगा के बराबर हो। तो अब आपको अगर ये पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसका मतलब ये है कि भाई जिधर डिस्टेंस ज्यादा होगा सेंटर ऑफ रोटेशन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उधर आपकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप किस कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर दिए हैं आपको, अच्छा बी पॉइंट भी दिया है, यहाँ पर एक बी पॉइंट भी है, यहाँ पर नीचे को एक बी पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई वेलोसिटी आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? अब भाई अगर आपने ओमेगा कांस्टेंट कर दिया मतलब आर पे डिपेंड करेगी। तो जितना ज्यादा आर उतनी ज्यादा वी, जितना कम वी, जितना कम आर उतना कम वी। ठीक है, तो उसको करके क्वेश्चन अपने आप से कर लेना। ठीक है, बाकी फिर अगर अभी इवनिंग में क्लास होती है तो मैं अभी थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। क्लियर है? ठीक है, बाकी बचे क्वेश्चंस कर लेना सभी लोग।